नहीं सर, वो हॉलो सिलेंडर में ब्लॉक रखा है और 2G स्पीड से जा रहा है एक्सेलरेशन हाँ से। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये 2G एक्सेलेरेशन से जा रहा है। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि सिलेंडर के पास एक्सेलेरेशन है तो इस पे सूडो फोर्स भी लगेगा। अब स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था, फिर ये जब मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा उस समय भी इसका वेलोसिटी 0 होगा। ये एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस r है तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r, नहीं r cos थीटा नहीं, r sin थीटा, और ये हो जाएगा r 1 माइनस cos थीटा। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक तो 2 mg वर्क डन कर रहा है, 2 mg इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, 2 mg का वर्क डन होगा 2 mg r sin थीटा। और mg वर्क डन कर रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में इतना होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये है, इतना होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा, तो mg का वर्क डन होगा माइनस mg और डिस्प्लेसमेंट है r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। सर मैंने इसमें ऐसे किया, मतलब वो किसी थीटा पे जाके वो ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा ना, तो मैं शूडो फोर्स लगाया और मतलब नॉर्मल के कंपोनेंट्स और इसके इक्वल किया मैंने 2 mg और mg। समझ में क्या किया। हाँ उससे एक बात आंसर नहीं आ रहा बताओ, पर। ये ब्लॉक, हाँ ये ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ में है और रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो ये ब्लॉक याद है मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जाता है, जहां पे जाके फोर्स बैलेंस होता है कि जहां पे जाके वेलोसिटी 0 होता है। फोर्स तो मैक्सिमम वेलोसिटी रहती ऐसे है। मैंने जहाँ वेलोसिटी हाँ 0 होता है, वेलोसिटी 0 है वहां पे रहता ऐसे है। मैंने WP में, अच्छा मैक्सिमम एक्सटेंशन, ओ अच्छा, हाँ हाँ, मुझे लगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ये ना ये, हाँ ये जो है ना ये मिड पॉइंट होता है इस दोनों का। तो तुम्हारा जो थीटा एंगल आएगा ना फोर्स बैलेंस करके, प्रॉपर आंसर क्या होगा उस थीटा का क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि वो मिड अच्छा पॉइंट होता सब समझा सर। है। और किसी को कोई डाउट है? 13th वाला सर। 13 सम यही है कि इन द फिगर द वेरिएशन, हाँ सर। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है -3 i कैप +4 j कैप। फाइनल वेलोसिटी उससे आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फाइनल वेलोसिटी u + at से आ जाएगा। एक्सेलरेशन है, सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ओके हाँ सॉरी सॉरी, तो हम लोग का समय कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना लिख देते हैं, तो एक्सेलरेशन है, क्या बोल रहे हो? वापस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये डिस्कस हो चुका है क्या? एक बार किया है पहले। आपने पहले वर्क पावर, मैंने पूछा ग्रुप में, मेरे को बोला वर्क पावर एनर्जी, आपने आपको बोला था बहुत पहले, मतलब आपने दिया था होमवर्क लेके, मतलब डिस्कस नहीं हुआ था।
इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में वापस दिया, बोला उसके बाद फिर हो गया ना ड्राइंग में नेक्स्ट क्लास में। नहीं हुआ था। हाँ नहीं नहीं, एक्सरसाइज टू नहीं का पार्ट 1 हो चुका है वर्क पावर में। बहुत सॉल्यूशन है सर का मेरे पास। नहीं सर, आपने पहले दिया था तब किसी का होके नहीं हुआ था, किसी कोई करके नहीं लाया था। नहीं नहीं अरे सर, मेरे ख्याल हुआ से था, मैंने पूछा भी था कुछ। कोई किया नहीं था, वो मैंने स्प्रिंग वाला सर कुछ। बट किसी ने किया नहीं था। मैंने ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया, मुझे याद भी नहीं है। तुमने पहले कर लिया होगा। सर आप मैंने आपसे को पूछा था, आपने बताया भी था। ये वाला क्वेश्चन क्या? नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं बताया था, पर मतलब एक्सरसाइज 2 का हाँ पार्ट तुमने 1 का बताया था। हाँ तुमने कोई एक क्वेश्चन पूछा होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्सलेशन देखो, एक्स डायरेक्शन में वो ग्राफ से आएगा, एक्सलेशन टाइम ग्राफ है। एक काम करते हैं ना, एक्सलेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मेरे को 4 सेकंड तक का निकालना है, 4 सेकंड का तक का निकालना, तो ये टाइम 4 सेकंड हो जाएगा। ये एंगल 37 है, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 3। अब ये एक्सलेशन टाइम ग्राफ है, इसका एरिया निकाल लेंगे, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो आएगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 3 है, यहाँ से हमारा वी एक्स आ जाएगा 3। सिमिलरली दूसरा ग्राफ का भी हम एरिया निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस 1 है और फिर से 4 सेकेंड है, फिर से ये वाला डिस्टेंस 3 हो जाएगा। अब इसका एरिया हो जाएगा, एक तो ये रेक्टेंग या तो कुछ भी कर दो, ये 1 है, ये ट्रिज्म का एरिया लिख दो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ समझ गया सर, वो मतलब ये डेल्टा के ही से कर लेंगे। हाँ अच्छा हाँ सर, मैं इसमें मतलब ऐसे ट्राई कर रहा था कि मैंने एक्सेलरेशन को मतलब टाइम के टर्म्स में लिखा, तो उससे मेरा फोर्स आ गया। फिर मैंने u मतलब u को हम dx by dt बोलते हैं ना, तो फोर्स F इक्वल्स यू मतलब नहीं, हाँ मतलब आई कैप वाला कंपोनेंट सिर्फ बोल रहा हाँ हाँ बोलो बोलो। हूँ। आई कैप वाले कंपोनेंट को मैं मतलब dx ux इक्वल्स dx by dt बोलेंगे ना, तो मतलब dx इक्वल्स नहीं, -3 dt होगा। गलत हो जाएगा। ये यू डी एक्स बाई डी टी नहीं होता है, वी डी एक्स बाई डी होता है। और ये जो v है ये जनरल v होता है। ये u जो है वो एक पॉइंट का वेलोसिटी है, हर पॉइंट का वेलोसिटी ये नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। अच्छा हाँ हाँ। करते रहो। और किसी को कोई डाउट है? 14 क्वेश्चन यही है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाँ सर। ये डिस्कस हो चुका है, यही पूछा था। बस सर इसको ना हम लोग इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर देंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो उसको रोक देंगे, उल्टा करके इसको दे देंगे, तो इसका वेलोसिटी 3 हो जाएगा। अब क्योंकि हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो ये पॉइंट रुका हुआ है। अब ये आगे जाएगा और जब ये आगे पहुंच जाएगा मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, उस समय इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक हम लोग या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है हाफ के
एक्स स्क्वायर, और ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि के जो है वो सेंटीमीटर में है और वेलोसिटी मीटर में है, और आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी मीटर में ना, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हाँ सर, हो 1 मीटर जाएगा। 100 सेंटीमीटर ना, और ये वी स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट है? सर आपने 18th वाला भी बता दिया था। ठीक है, तो मैं देख लूंगा सर, आपने बताया था। कौन सा 18th 18 नहीं डिस्कस 18 नहीं कर पाया था, 18 डिस्कस नहीं हुआ था। हाँ, मैं ये वो क्वेश्चन डाउट डिस्कस है। किया तो मुझे याद आ रहा है। Motion of a particle in a plane is described by non-orthogonal sets of coordinates PQ with unit vector this. इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सी। सी ऑप्शन। ट्राई करते हैं। ये पार्टिकल का जो मोशन है P और Q से डिफाइन किया है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, ये डिस्टेंस है P और ये डिस्टेंस है Q और ये एंगल है थीटा। तो उस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा P। ट्राई करता हूँ, मोस्ट मे भी मेरा गलत हो जाए, मैं एक बार ट्राई करता। पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट होगा P sin थीटा और पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट होगा Q प्लस P cos थीटा। अब ये पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट आ गया, तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m v स्क्वायर। v जो है वो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर होगा, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा।
अब जब हम लोग vx निकालेंगे तो ये पोजीशन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वैसे ये पोजीशन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा q डॉट p डॉट, इसका डिफरेंशिएशन होगा p डॉट। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये vx आ गया और ये vy आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो q डॉट स्क्वायर प्लस p डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2q डॉट p डॉट cos थीटा, ये v स्क्वायर है, प्लस vy स्क्वायर करेंगे तो vy ये है तो p डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये vy स्क्वायर आ जाएगा। p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा p स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा आ जाएगा हाफ m p डॉट स्क्वायर प्लस q डॉट स्क्वायर प्लस 2p डॉट q डॉट cos थीटा आ गया। सर आपने थीटा को कांस्टेंट माना है? थीटा कांस्टेंट ही है यहाँ पे। सर मतलब क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे x एक्सिस और y एक्सिस होता है ना, वैसे ही पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है जैसा भी हो रहा है उसका एक कोऑर्डिनेट क्यू में दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट इस लाइन के में दिया हुआ है। मतलब जैसे कोई पार्टिकल कोई जनरल पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे भी है, यहाँ पे मान लो कहीं पे भी है, ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो p इस एक्सिस में कोऑर्डिनेट p है और इस एक्सिस में कोऑर्डिनेट q है। तो हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग x y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस y कोऑर्डिनेट दे देगा और इसका ये वाला टर्म x कोऑर्डिनेट दे देगा। हाँ सर समझा। और दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का वेलोसिटी आ जाएगा, उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मतलब जनरली x और y कोऑर्डिनेट गिवन होता है ना, उसकी जगह उन्होंने ये और ये कोऑर्डिनेट दे दिया। अब देखिए कितना होगा। सर अगर p और q मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होंगे तो थीटा भी चेंज होगा ना? नहीं मतलब नहीं, ये उसमें लाइन मतलब फिक्स्ड है, ये लाइन इतना ही ऐसे ही है, ये लाइन ऐसे ही है, तो थीटा इतना ही है, कांस्टेंट है। तो p और q का वैल्यू चेंज होगा? हाँ, p और q का वैल्यू चेंज हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है। हाँ ठीक है सर। सर 19 भी है। सर 19th वाला डिस्कस हो गया था क्या? नहीं उसने, हाँ 19 मुझे लग रहा है डिस्कस हो गया होगा, शायद से हो गया होगा, लेकिन कर डाउट लेते है। हैं, कोई बात नहीं। हाँ कर लेते हैं। ब्लॉक ए और बी है, मास 3 kg 6 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना इतना है, स्ट्रिंग का लेंथ इतना है, बाद में मैं ये होमवर्क अलाउ नहीं करूंगा, मैं अपना होमवर्क कराऊंगा जो रोज कराता हूँ, रोज जितना होता है। जो ये ब्लॉक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्प्रिंग के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है, ब्लॉक ए का मास है 3 kg, ब्लॉक बी का मास है 4 kg 6 kg, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है 160 और ये स्ट्रिंग का लेंथ पूरा 8 मीटर है, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल। इस समय इसका वेलोसिटी 0 होगा। जब इन लोग नीचे आएंगे, अब ये अगर x नीचे आया तो ये कितना ऊपर जाएगा? x और अगर मैक्सिमम एलोंगेशन है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा?
हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो, इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं है। mg वाला पोटेंशियल एनर्जी है और स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी है। इसका mg वाला पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो mg और hx है। इसका mg वाला पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाँ। इसका स्प्रिंग एनर्जी डिक्रीज है कि इंक्रीज है? इंक्रीज। और इसका स्प्रिंग एनर्जी डिक्रीज है कि इंक्रीज है? इंक्रीज। तो डिक्रीज, इसको इंक्रीज कर दिया, एनर्जी कंजर्वेशन, इससे एक्स आ जाएगा। सर इसमें डाउट था कि दोनों का स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो दोनों अलग अलग है ना, तो मतलब एक्स ही कैसे जाएगा, मतलब दोनों सेम कैसे होगा? सेम तो होना पड़ेगा ना, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो सकता है क्या? नहीं। ये एक्स नीचे जाएगा तो उसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सर लेकिन मेरा डाउट है ऐसा कि अगर दोनों वेलोसिटी मतलब जीरो हो रहा है दोनों का वेलोसिटी, तो दोनों स्प्रिंग में मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन और एलोंगेशन आना चाहिए ना, लेकिन स्टिफनेस तो अलग अलग है दोनों स्प्रिंग का, तो वो कैसे पॉसिबल है? उससे क्या मतलब है भाई? हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा था कि एक तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा था कि ये अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, तो ये अगर एक्स नीचे जाएगा तो उसको एक्स से ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर ये भी हमने पढ़ा था कि अगर इसका वेलोसिटी जीरो है तो इसका भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। और ये सब तो लोग उल्टा सीधा सोचने से मैं क्या करूं बताओ? मैं तो कंसेप्ट लगा रहा हूं। कोई डाउट है इसमें? हो गया सर। मैंने पूरा कंसेप्ट लगाया कि इनिशियली रेस्ट पे था, जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, और स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है तो अगर एक जीरो है तो दूसरे का भी जीरो होना पड़ेगा, और स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, अगर एक ब्लॉक एक्स मूव किया तो दूसरा को भी एक्स ही मूव करना पड़ेगा। तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया। तो सर दोनों में मतलब मैक्सिमम में हो रहा है ना कंप्रेशन और एलोंगेशन? हाँ, मतलब वही होता है ना, जब मैक्सिमम कंप्रेशन, अगर ये फिक्स है तो मैक्सिमम कंप्रेशन और एलोंगेशन में ही वेलोसिटी जीरो होता है। और दोनों में ये मैक्स एलोंगेशन और कंप्रेस हो रहा है। मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन सेम ही है ना? हाँ, यहाँ पे सेम आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने कंसेप्ट लगाया, मैंने सब समझ समझ के किया, आंसर आ गया मेरा, सेम आया, आप क्या कर सकते? सेंटर ऑफ मास किसने किसने कर लिया? कि सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन ना? हाँ सर्कुलर मोशन। हाँ सर, सर्कुलर मोशन करके। पर्सन हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं। क्या डाउट है बोलो। पहला विभूति असीम को 9, 11, 16 में डाउट है, तो मैं पहले असीम का बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं असीम का बता देता हूँ, एक सेकंड, एक का खत्म हो जाएगा। ये मास है और यहाँ से एक और मास है स्मॉल m,
ये डिस्टेंस एल है और ये एंगल थीटा है। तो टाइम बताना है जो इसको 1 कंप्लीट सर्कल करने में लगेगा। तो ये जब सर्कल करेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये भी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है तो इस पे एम नीचे की तरफ लगेगा। और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो उसका फोर्स बैलेंस होना पड़ेगा, तो टेंशन को एमजी के इक्वल होना पड़ेगा, तो ये टेंशन भी एमजी के इक्वल होगा। और इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसमें एक स्मॉल एमजी नीचे लग रहा है और ये टेंशन का एक कंपोनेंट आ रहा है ऊपर की तरफ, कैपिटल एमजी कॉस थीटा। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। यहां से मेरा कॉस थीटा आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये फिक्स्ड है, ये सर्कल में घूम रहा है, ये यहीं पे रुका हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, तो इसका एमजी और टेंशन को इक्वल होना पड़ेगा। उससे मेरा टेंशन आ गया। अब ये जो टेंशन होगा यहाँ पे भी उतना ही टेंशन होगा। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैंने इस डायरेक्शन का फोर्स को बैलेंस कर दिया, टेंशन का कंपोनेंट और एमजी है, यहाँ से मेरा कॉस थीटा आ गया। अब ये मेरा वो है, क्या नाम है, कोनिकल पेंडुलम है, इसका हमने टाइम पीरियड डिराइव किया था, वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी। h मतलब ये वाला हाइट, ये वाला हाइट इस ट्राइंगल से आ जाएगा एल कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम डाल देंगे, आंसर यही दिया हुआ है क्या? हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हुक्स लॉ होल्ड हो रहा है, ये लिखा है। तुम लोग तो रिपीटर के स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों को हुक्स लॉ पता होना चाहिए। फिर भी हुक्स लॉ कभी भी वैलिड होता है ना। हाँ, तो हम लोग स्ट्रिंग को कभी लिखते हैं कि स्ट्रिंग है, उसमें हुक्स लॉ वैलिड है, तो स्ट्रिंग को हम किसके तरह ट्रीट करते हैं, स्प्रिंग की तरह। स्ट्रिंग को हम लोग स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। कभी भी लिखा हुआ है कि हुक्स लॉ वैलिड है, तो स्ट्रिंग को स्प्रिंग की तरह ट्रीट करना। तो ये स्ट्रिंग है जिसको हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। इसका नेचुरल लेंथ a है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस 2a है और इसका नेचुरल लेंथ a है, मतलब ये स्प्रिंग कितना एलोंगेटेड है, ए हाँ, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ a है और इसका रेडियस 2 है, मतलब अभी लेंथ 2a है, तो ये स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है वो a है। तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे सेंटर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा k इंटू एक्स, जो कि a है, और ये हमारा नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर आएगा, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम पीरियड। अब ये वापस सर्कल कर रहा है, इसका रेडियस है 3a, तो वापस से मैं इसमें इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो अब जो स्प्रिंग है वो 2a एलोंगेटेड है, तो 2ka उस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, अब फोर्स टुवर्ड्स सेंटर 2ka इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू अब रेडियस है 3a, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय नया टाइम पीरियड, इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। वसीम समझ में आया? हाँ सर।
In question number 16, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से पढ़ लो। उसमें लिखा है कि इसका वेलोसिटी 8 है, एक्सेलरेशन 2 है और एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसकी वजह से इसका कुछ मोशन होगा, तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी पूछा है। मतलब इसका जो पाथ होगा ना, उसमें सबसे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये पूछा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। इसके पाथ में ए चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, वो परपेंडिकुलर है ना। और v चेंज हो रहा है? नहीं। अरे इसके पास एक्सीलरेशन हाँ, है, जब change भी हो रहा है। एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट उन्होंने बोल रखा है, तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिनिमम वैल्यू लेना है, तो वेलोसिटी का भी हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? मैक्सिमम के मिनिमम। मिनिमम। ये एंगल है 30 डिग्री। अब मैं इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूँ। इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 8 cos 30 और इधर कंपोनेंट आ जाएगा 8 sin 30। ये जो एक्सीलरेशन है, ये इस वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, बट ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हमें वेलोसिटी भी मिनिमम लेना है। और इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना पॉसिबल है? ये कांस्टेंट है, ये कम हो रहा है, तो मिनिमम कितना Four. वेलोसिटी होगा? हाँ, ये वाला वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा बाद में। एक्सीलरेशन इसको कम कर करके जीरो कर देगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। तो इस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिनिमम आएगा। वेलोसिटी है 4 और इस समय ए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 2 है। तो ये आ गया मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। को डाउट है? नसीम समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे इसका पाथ का मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था, तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नहीं होगा, आगे भी कहीं पे हो सकता है। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा, तो वेलोसिटी ये नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होते रहेगा। अब हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो वेलोसिटी भी मिनिमम लेंगे। ये जो इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, और ये एक्सीलरेशन इसके अपोजिट है, तो इसको धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालना था, तो मिनिमम वेलोसिटी ये तो चेंज हो नहीं सकता है, ये डिक्रीज होके जीरो हो सकता है। तो इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा जब ये जीरो हो जाएगा। इस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा, वो होगा v स्क्वायर ए परपेंडिकुलर, तो 4 स्क्वायर बाय 2 8। विभूति क्वेश्चन Sir. नंबर 1 and 3। सर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेके हाँ। क्यों नहीं हो रहा? हाँ हाँ, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट अगर मैं ले लूं v के अपोजिट और v के परपेंडिकुलर,
हम लोग क्यों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन तो फिर कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सी वेलोसिटी को चेंज करेगा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा कि जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये कांस्टेंट है ना, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है सर। और और ना अगर हम लोग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे v के पैरेलल और v के परपेंडिकुलर, तो ये वाला एक्सेलरेशन की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ तो फिर यहाँ पे अब डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर बाद में ये कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। तो फिर वो बहुत गंदा हो जाएगा, हाँ सर। ऐसे करोगे तो बहुत गंदा जाएगा। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। 3 पॉइंट पार्टिकल है P, Q और R। P के पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 5 पाई, और P का जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये ऊपर की तरफ है कि क्लॉकवाइज है? P का एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है कि क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सबका एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन? ऊपर की तरफ। अरे एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में सीखा था ना, एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है और उसका डायरेक्शन राइट एंगल से आता है। इन सेम है सब कुछ। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे किसी के रिलेटिव सॉल्व कर लेंगे। तो किसी के भी रिलेटिव सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्यू के रिलेटिव सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं क्यू के रिलेटिव सॉल्व करूंगा तो क्यू को मैं रोक दूंगा, क्यू का एंगुलर वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? थ्री पाई और उल्टा करके इसको भी दे दूंगा। पाई। अब इसका वो इसका उसको उल्टा करके दोगे तो पाई हो जाएगा। अब क्यू रुका हुआ है, पी और आर मूव कर रहे हैं। अब ये तीनों अगर एक साथ मिलेंगे तो कौन से पॉइंट पे मिल सकते हैं? क्यू पे। क्यू तो मूव ही नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो अगर अब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो क्यू पे ही मिल सकते, कहीं और मिल ही नहीं सकता, क्यू वही है। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पी है ना, अब जरूरी नहीं है कि इन लोग जब तीनों मिलेंगे तो पी डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पी पूरा सर्कल करके यहां पहुंच रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि पी 2 सर्कल करके यहां पे पहुंच रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो पी वाला है वो n सर्कल पूरा कर रहा है और लास्ट में यहाँ पे पहुंच रहा है। एक चीज और, स्टार्टिंग में टाइम 0 है और जब यहाँ पे तीनों जन मिलेंगे उस समय घड़ी में टाइम t मान लेते हैं। तो p कितना टाइम के लिए रोटेट किया? p कितना टाइम के लिए रोटेट करके यहाँ पे आया? कितना टाइम लगा p को?
मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब तीनों यहाँ पे थी ना, तब घड़ी में टाइम 0 है। जब तीनों यहाँ पे आके मिल गए उस समय घड़ी में टाइम t है। तो कितना टाइम बीत चुका है जब यहाँ पे आके मिले? सर एक रोटेशन में 5/6 सेकेंड। हाँ, वो तो आंसर है। हम लोगों ने एज्यूम किया ना t टाइम के बाद आके मिले हैं, तो कितने? हाँ तो p ने कितने टाइम पे ट्रेवल किया? ये टाइम ट्रैवल किया। और r ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया? टी टाइम। अब इनका ओमेगा कांस्टेंट है तो मैं थीटा को डायरेक्टली लिख सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ई का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसने n सर्कल पूरा किया और फिर यहाँ पहुंचा। तो अगर ये एक सर्कल कर रहा है तो ये कितना एंगल घूम रहा है? 2 पाई। 2n पाई। तो अगर n सर्कल तो ये कितना एंगल घूम रहा है? 2n पाई। 2n। 2n बट 2 पाई n करके तो ये यहाँ पहुंचा ना, बट इसको फाइनली यहाँ पहुंचना, तो ये एक्स्ट्रा और कितना एंगल घूमा? पाई/2। तो t ने कितना एंगल घूमा इस टाइम के दौरान? कितना एंगल? ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका ओमेगा पर इंटू टी। सेम चीज क्यू के लिए कर, आर के लिए कर देता है। आर ने कितना, आर ने एम सर्कल किया मान लेते हैं, तो आर ने कितना घूमा? 2 पाई एम प्लस एक्स्ट्रा कितना घूमा? इसका ओमेगा है पाई, टाइम तो इसके लिए भी टी है। इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4n अपॉन 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आएगा 4n इज इक्वल टू 12m प्लस 9। 4n माइनस 12m इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे n और m नेचुरल नंबर ही होगा, जरूरी है। सर 4n प्लस 1 लेंगे ना? हाँ सॉरी प्लस वन 8। अब n और m नेचुरल नंबर ही है। हाँ सर। अब हम लोग हिट एंड टाइल करेंगे। n का क्या वैल्यू लूं, m का क्या वैल्यू लूं? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। n और m का होल नंबर वैल्यू लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। 1 माइनस m। m इक्वल हाँ 5 और 1। m होल m नंबर इक्वल 0 लेंगे। m इक्वल 0 n इक्वल्स 1। m इक्वल 0 n इक्वल्स 2। n इक्वल टू 2 रहेगा फिर। तो पहली बार इस सब में मिलेंगे कि नहीं, जब इसने 2 सर्कल पूरा किया और इसने एक भी नहीं किया। हाँ सर। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे टाइम निकालना है, तो हम लोग m को 0 डाल देते हैं। m को यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 3/2 सेकेंड्स। तो मैं एक बार वापस बताता हूँ। यहाँ पे इन सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, या तो क्लॉकवाइज बोल दो या तो अंदर की तरफ बोल दो, सेम डायरेक्शन में है। अब हमें निकालना है कि इन लोग तीनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मैंने किसी एक के रिलेटिव सॉल्व कर लिया, मैंने किसी एक के रिलेटिव सॉल्व कर दिया, मैंने किसके रिलेटिव कर दिया? क्यू के रिलेटिव। ओमेगा को उल्टा कर करके दे दिया।
तो इतना इतना आ गया। अब क्यू रुका हुआ है, पी और आर मूव कर रहे हैं। अब इन लोग तीनों अगर मिलेंगे तो क्यू पे मिल पाएगी, और कहीं तो मिल नहीं सकता, क्योंकि क्यू तो वही है, हिल ही नहीं रहा है। तो क्यू पे मिला दिया मैं। स्टार्टिंग में मैंने घड़ी में टाइम 0 माना। जब मिल लिए, इन लोग तीनों मिले फर्स्ट टाइम, उस समय घड़ी में टाइम टी माना। तो पी और आर ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया? टी टाइम के लिए। कांस्टेंट ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है, तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अब मुझे पता नहीं कि टी डायरेक्टली क्यू तक पहुंच रहा है, कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद क्यू तक पहुंच रहा है, कि 2 सर्कल करने के बाद क्यू तक पहुंच रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि पी ने एन सर्कल किया। तो पी ने कितना रोटेट किया? एक तो एन सर्कल किया तो 2 पाई एन रोटेट किया, प्लस एक्स्ट्रा पाई बाय 2 रोटेट किया। तो पी का थीटा इतना है, वो ओमेगा इनटू टी हो जाएगा। सिमिलरली आर ने एम सर्कल किया तो उसने 2 पाई एम रोटेट किया, प्लस उसने एक्स्ट्रा 3 पाई बाय 2 रोटेट किया। तो पी का थीटा इतना है, और वो ओमेगा इनटू टी हो जाएगा। टाइम दोनों के लिए सेम है। डिवाइड किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब हमें निकालने की फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। यहाँ पे एन और एम पूल नंबर है, तो फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब ये दोनों बहुत छोटा होगा। तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालना है इन लोग दोनों का, ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। वो यही है कि इसको 2 मानो और इसको 0 मानो। ये फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम के लिए क्या होगा? ये 5 और 1। हाँ, ये सेकंड टाइम मीट करेंगे। सेकंड टाइम भी पूछता ना तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम पे मीट करते रहेंगे। किसी को डाउट है? नहीं सर। समझ के करो, फॉर्मूले से ये सब चीजें नहीं होगा, तो फील करना पड़ेगा कंसेप्चुअली। वो भी कुछ भी नहीं। हाँ, हमें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, हमें लग रहा है कि वैसा हो रहा है, नहीं। और थर्ड क्वेश्चन, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये एक टॉर्च है जो कि रोटेट कर। ये डिस्टेंस गिवन है फिलहाल 45 डिग्री दिया हुआ एंगल। ये डिस्टेंस भी 3 होगा, ठीक है। अब ना ये जब टॉर्च ऐसे रोटेट करेगा, तो ये जो स्पॉट है इसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? देखो, ये अच्छे से फील करो, ये टॉर्च रोटेट कर रहा है तो ये स्पॉट मूव कर रहा है। तो ये जो स्पॉट है इसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? 1 के अलोंग होगा कि 2 के अलोंग होगा? 2 के 1 अलावा 2 तो स्पॉट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। पर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो उसके पास बाद में ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आ जाएगा तो फिर यहाँ पे इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा, ओमेगा इनटू आर। अब ये इस पॉइंट का वेलोसिटी है कि उसका कंपोनेंट है? उसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट है सर। हाँ, तो हम लोग किसका कंपोनेंट को किसके इक्वल करेंगे? ओमेगा आर का कंपोनेंट को वी के इक्वल करेंगे, कि वी का कंपोनेंट ओमेगा आर के इक्वल करेंगे? वी के कंपोनेंट को ओमेगा आर करें। वी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे और उसको कितना होना पड़ेगा? ओमेगा इनटू आर। इसके आगे मैं करूं क्या, तुम लोग कर लोगे? हाँ हो जाएगा सर। सर वो बताइए ना एक बार कि वो v के कंपोनेंट को ओमेगा आर कैसे किया, बस वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे इस पॉइंट का वेलोसिटी कौन है, 1 है कि 2 है? 1 है। तो फिर इस पॉइंट का वेलोसिटी 1 है ना, तो यही इस पॉइंट का वेलोसिटी है। फिर ये चीज कौन है? ये उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। हाँ उसका कंपोनेंट है। हाँ ठीक है, समझा सर। और कोई डाउट है? सर
फिफ्थ में सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वॉल है तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे एक कार है जो कि ड्राइव कर रहा है वी वेलोसिटी से। उसने देखा कि सामने एक वॉल है तो उसने ब्रेक मार दिया, सीधा ब्रेक मारा, टर्न नहीं लिया। अभी हम ये मान रहे हैं अब वो ब्रेक करेगा तो स्लो डाउन होके रुकेगा। उसको स्किड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रेक मारेगा तो फ्रिक्शन मतलब स्किड होगा सर। ब्रेक मारने से स्किड हो जाता है क्या बार? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना सर। हाँ मतलब तुम कभी गाड़ी में जा रहे हो, ब्रेक मार रहे हो तो तुम्हारा गाड़ी स्किड हो रहा है। नहीं सर, हमेशा नहीं। तो उसको सेफली ब्रेक मारना है। सेफ्टी का मतलब समझ में आता है? मतलब उसको स्किड करवाना है कि नहीं करवाना है? फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा नहीं मतलब। करवाना। हाँ। और स्टैटिक रहेगा कि लिमिटिंग रहेगा? मतलब लिमिटिंग रह सकता है सबसे। हाँ, हम लोग जस्ट लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे हैं कि वो जस्ट बच जाए। उसने शार्पली ब्रेक मारा, अगर स्किड हो गया तो वॉल को देखे हिट करेगा कि नहीं? जनरलाइज करके बोलेंगे तो उसको जस्ट हमें बचाना है वॉल को हिट करने से, और आराम से वो शार्पली ब्रेक मारेगा। उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो सबसे ज्यादा लगेगा और वो लिमिटिंग। आगे जाके रुक जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ये डिस्टेंस डी है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा और म्यू एम जी लगेगा कि नहीं? हाँ हाँ सर। एक्टिवेशन म्यू भी आ जाएगा। चलो फ्रिक्शन एफ लिख देता हूँ। फ्रिक्शन एफ लिखूंगा तो इसका एक्सप्रेशन एफ बाय एम आ जाएगा। यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2a s, यहाँ से हमारा f आएगा कितना आएगा? m b स्क्वायर बाई 2d आएगा। अब ये फ्रिक्शन होना चाहिए कि उसको स्किड नहीं होना चाहिए, तो इस फ्रिक्शन को म्यू एम जी से क्या होना पड़ेगा? छोटा। यहाँ से हमारा म्यू आ जाएगा। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए कि म्यू का मैक्सिमम वैल्यू इतना होना चाहिए? मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए। तो अगर ये शार्पली ब्रेक मार रहा है तो स्किड नहीं हो रहा है तो म्यू मिनिमम कितना चाहिए? इतना चाहिए। कम से कम म्यू इतना होना पड़ेगा, तब ये आराम से ब्रेक मार सकता है, स्किड नहीं होगा। अब हम लोग इसको टर्न करवाते हैं। अब ये अगर टर्न ले रहा है तो फिर ये ऐसे टर्न लेगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये इसका रेडियस होगा जो कि डी है कि नहीं? हाँ सर। तो फिर अब ये वो कर रहा है, क्या कर रहा है? और ये अपना वेलोसिटी कांस्टेंट रखा, सिर्फ टर्न ले रहा है। अब टर्न ले रहा है तो फिर इसके पास कोई भी इंस्टेंट पे देख लो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। रेडियस इसका डी है। ये कौन से फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आएगा? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन को किसके इक्वल होना पड़ेगा? एम वी स्क्वायर बाई डी। और फिर से ये फ्रिक्शन स्टैटिक होना पड़ेगा, तभी वो स्किड नहीं करेगा, तो इसको फिर से म्यू एम जी से छोटा होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा म्यू का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई डी जी।
मतलब इसको टर्न लेने के लिए कम से कम म्यू इतना चाहिए और ब्रेक मारने के लिए कम से कम म्यू इतना चाहिए। कौन ज्यादा सेफ है? ब्रेक मारना ज्यादा सेफ है कि टर्न लेना ज्यादा सेफ है? तो जब हमने टर्न का केस लिया तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कैसे माना, टर्न वो वाला ब्रेक भी मार रहा है जब वो टर्न ले रहा है तो। क्या क्या? जब हमने टर्निंग का केस लिया तो वेलोसिटी को कांस्टेंट क्यों माना, क्योंकि वो ब्रेक भी तो मार रहा है जब टर्न लेगा। हाँ, ब्रेक नहीं मार, जब टर्न ले रहा है तो वो ब्रेक नहीं मार रहा है, अभी फिलहाल में सिर्फ टर्न ले रहा है वो। अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा सेफ है, ब्रेक मारना कि टर्न लेना? टर्न लेना। मान लो वी स्क्वायर बाई डी का वैल्यू है, और जो रास्ता और टायर के बीच का म्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो टर्न ले रहा है तो ये वैल्यू के टर्म में बताना। हाँ, अगर वो टर्न ले रहा है तो अगर उसको स्किड नहीं हो रहा है तो मिनिमम कितना म्यू चाहिए? 5 चाहिए सेकेंड वाली। और म्यू है कितना? 3 है। 3 है। तो हाँ वो तो स्किड करेगा कि नहीं? फर्स्ट स्केट करेगा सर, स्किप कर जाएगा। फर्स्ट वाला ज्यादा सेफ है। कर जाएगा। मिनिमम कितना म्यू चाहिए? फर्स्ट वाला से 2.5 2.5 होएगा म्यू उसका। है 3, और स्किड 3 है तो करेगा? करेगा, नहीं नहीं करेगा सर। कौन सा सेफ है? नहीं करेगा। पहला वाला सेफ है। बस हाँ। समझ में आया? सर से थर्ड वाला केस भी बता दीजिए ना कि वो भी ऐसे ही रहेगा। अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ब्रेक मारना इज ऑलवेज सेफर देन टेकिंग टर्न। तो ब्रेक भी मारेगा, टर्न भी लेगा, तो वो भी इतना सेफ नहीं होगा, सबसे सेफ यही होगा ब्रेक मारना। तो ब्रेक मारना सेफर टर्न ले सकता है। सर वो नहीं समझ में आया कैसे। क्योंकि फ्रिक्शन चाहिए वो कम होता है। सर उस केस में वेलोसिटी भी तो कम होगा, तो म्यू मिनिमम का वैल्यू हम कैसे जज करेंगे उस वाले से कम है कि नहीं। वो हम मैथमेटिकली नहीं निकाल पाएंगे, वो दोनों चीज होगा तो बहुत गंदा हो जाएगा वो चीज। मैथमेटिकली ये दो निकालने में, ये दो तुम लोग को समझ में आ जाए उतना ही बहुत है, वो निकालना तो और गंदा हो जाएगा, निकाल तो उसमें नहीं करेंगे। तो बस सिंपल, ब्रेक मारना जरा सेफर है कि टर्न लेना जरा सेफर है? ब्रेक मारना। तो अब इसको फील करो कि ब्रेक मारना ज्यादा सेफर है कि ब्रेक और टर्न दोनों मारना ज्यादा सेफर होगा? इसमें कम फ्रिक्शन चाहिए होगा। सर ब्रेक और टर्न में फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, एवरेज वगैरह अरे लेंगे क्या? टर्न है ना, हमेशा टर्न लेने में कम फ्रिक्शन चाहिए कि ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रेक? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए कम सर। फ्रिक्शन चाहिए। ब्रेक और टर्न ले रहा है तो एज कम्पेयर टू ब्रेक ज्यादा ही फ्रिक्शन होगा ना, क्योंकि उसमें टर्न ले रहा है, टर्न ले रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होता है। हाँ, टर्न के लिए ज्यादा चाहिए। फील करना थोड़ा सा। सर वो जो पहला वाला केस है उसमें सर वेलोसिटी कम हो रहा है ना, हाँ, क्योंकि वो ब्रेक मार रहा है। हम्म। और भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर वही डाउट है कि फर्स्ट वाला जो केस है उसमें तो ब्रेक मार रहा है तो वेलोसिटी तो कम होना चाहिए ना, मतलब चेंज होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट करवाई कैसे तो रहेगा? तो मैंने कम करवा के तो 0 किया है। तो वी क्या फाइनल वेलोसिटी है क्या? वी इनिशियल वेलोसिटी है, वो ऐसे जा रहा है ब्रेक अच्छा, मार के, हाँ। फिर लास्ट पे रुक गया। हाँ सर, समझा समझा। और क्या डाउट है?
वापस बताओ, समझ में आया? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सर एक बार वापस बता दीजिए ना और किसी कि क्वेश्चन में डाउट? और ये कोई क्वेश्चन में टर्न डाउट? लेने में ज्यादा सेफ क्यों है, टर्न लेने में कम सेफ क्यों है? ये रिजल्ट समझो, ये रिजल्ट क्या आया बताओ? ये रिजल्ट क्या बता रहा है हमें? मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए ताकि वो वॉल को हिट ना करे। और स्किड करे क्या ना करे? स्किड करे क्या ना करे? नहीं करे। और यहाँ पे भी वही चीज है ना कि अगर वो टर्न ले तो मिनिमम इतना चाहिए म्यू, ताकि वो आराम से टर्न ले ले बिना वॉल को हिट किए और बिना स्किड हुए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे वी स्क्वायर बाई बीजी का वैल्यू 5 है, ठीक है? और म्यू जो रास्ता का, अब जो टायर है और रास्ता है उसके बीच का म्यू कुछ भी हो सकता है कि फिक्स है? फिक्स है। फिक्स्ड है। वो म्यू को मैं ले लेता हूँ 3 है, ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें मिनिमम कितना म्यू चाहिए? वो बी स्क्वायर बाई डी जी है जिसका वैल्यू मैंने 5 बोला है, तो मिनिमम म्यू 5 चाहिए। और यहाँ पे मुझे मिनिमम म्यू कितना चाहिए? 2.5 चाहिए, पर म्यू तो 3 है। अब 3 है तो हमें तो मिनिमम यहाँ 5 चाहिए था, 5 से कम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टायर क्या हो जाएगा? स्किड होने लग जाएगा। तो अब 3 अगर म्यू है तो ये स्किड हो जाएगा कि नहीं? किसको डाउट था, समझ में आया? हाँ सर समझा। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं सर, हो गया। हाँ, ये सब लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो होप सो तुम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो हम लोग और एक चीज पढ़ते हैं। अगर ऐसे कोई पतला सा एलिमेंट है, थिन एलिमेंट है, तो इसका ये जो थिकनेस है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइटली स्मॉल है कि नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइटली स्मॉल है? ये डिस्क है, इसमें हमने ये एलिमेंट लिया, ये जो एलिमेंट है इसका थिकनेस फाइनाइट है। इनफाइनाइटली स्मॉल है। इनफाइनाइटली स्मॉल। हाँ, अब इसका और ये लेंथ डिफरेंट है कि अप्रोक्सीमेटली सेम है? कौन सा लेंस सर? ये दोनों लेंथ डिफरेंट है कि अप्रोक्सीमेटली सेम है? अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। अब ये दोनों लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसको अगर मैं खींच के सीधा कर दूंगा तो ये इसका शेप कैसा होगा? वायर जैसा। लेंथ देखो अप्रोक्सीमेटली सेम है, थिकनेस नेग्लिजिबल, ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ये इसका लेंथ होगा और ये इसका थिकनेस होगा, तो इसका एरिया कितना होगा?
लेंथ इंटू इसका थिकनेस। तो कभी भी कोई एलिमेंट का एरिया लिखना है तो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का लेंथ इनटू उस एलिमेंट का थिकनेस। ठीक है, अच्छे से समझ के याद रखना, ये बहुत तुम लोग गड़बड़ करते हो, हर बार ऐसे ही करना है। कभी भी कोई एलिमेंट एरिया लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, उस एलिमेंट का लेंथ इनटू उस एलिमेंट का थिकनेस। और वो जो एलिमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल के तरीके भी, ध्यान रखना। फिर ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, तुम लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, अगर पहले से कुछ पढ़ रखा है तो। ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें अगर मैं एलिमेंट लूंगा तो ये एलिमेंट का शेप क्या है, ये एलिमेंट कैसा है। hollow sphere. ये सॉलिड स्फीयर है, इस हॉलो शेल हॉलो स्फीयर है। अब ये हॉलो स्फीयर है, इसका थिकनेस इनफाइनाइटली स्मॉल है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। इसको विजुलाइज करो कि ये हॉलो स्फीयर है, तो ये वाला जो है ना, ये लेंथ है, ये लेंथ है कि सरफेस है, लाइन है कि सरफेस है। सरफेस है। और ऐसे अलग अलग जो सरफेस है उसका एरिया से ऑलमोस्ट सेम है कि डिफरेंट है। ऑलमोस्ट सेम है। सेम है सर। हाँ, जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में हर जगह का एरिया ऑलमोस्ट सेम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू हाइट। हर जगह का एरिया सेम है तो एरिया इनटू हाइट हो जाएगा। तो वैसे ही इसका भी हर जगह का एरिया ऑलमोस्ट सेम है और थिकनेस बहुत छोटा है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला जो सरफेस का एरिया है इनटू थिकनेस। जैसे सिलेंडर का होता है एरिया इनटू हाइट, वैसे सेम चीज एरिया इनटू थिकनेस। किसी को डाउट है? नहीं सर। तो ये दोनों ना अच्छे से समझ के याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बीच बीच बहुत जगह लगता है और तुम लोग जनरली स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, डिस्क के पास लेंथ है, एरिया है, थिकनेस है। थिकनेस। डिस्क में जो हम लोग एलिमेंट लेंगे, डिस्क के पास थिकनेस है। अरे हम लोग, मैंने अभी तो लास्ट क्लास में सिखाया था कि हम लोग इसका ये चीज नेग्लेक्ट। हाँ एरिया है यार तुम लोग, डिस्क के पास एरिया है, तो डिस्क में अगर हम लोग जो एलिमेंट लेंगे ना, उस एलिमेंट के पास क्या होगा, लेंथ होगा, एरिया होगा कि वॉल्यूम होगा। एरिया होगा। अभी तो जस्ट मैंने बताया, डिस्क में एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट का हमने क्या लिखा था, तो याद रखना, डिस्क के पास एरिया है भैया, इसका थिकनेस बहुत छोटा है, बट यहाँ पे ये छोटा एलिमेंट का एरिया लेना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर लो, डिस्क के पास एरिया होता है, तो डिस्क में जो एलिमेंट लेंगे ना उसके पास भी एरिया होगा, बहुत कम होगा बट लेना पड़ेगा। वैसे ही सॉलिड स्फीयर में के पास वॉल्यूम है, तो सॉलिड स्फीयर में जो एलिमेंट लेंगे वो हॉलो स्फीयर होगा, उसका भी क्या आएगा, वॉल्यूम।
अब एक और चीज, ये डिस्क है, इसमें इस डिस्क का मास कुछ है, रेडियस कुछ है, इसमें हमने एलिमेंट लिया। अब हमें इस एलिमेंट का मास लिखना है। तो इस एलिमेंट का मास कैसे लिखेंगे? हम पहले तो डेंसिटी लिख देंगे। डेंसिटी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। डेंसिटी क्या था? Mass per unit area. Per unit volume. मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। नहीं, ये वाला डेंसिटी सिग्मा इसमें वाला। मास ऑफ यूनिट एरिया रहेगा। हाँ, मास पर यूनिट एरिया भी मत बोलो, ऐसे बोलो एक यूनिट एरिया का मास है। तो ये जो डेंसिटी है ये क्या है? एक यूनिट एरिया का मास है। अब ये एक यूनिट एरिया का मास है, तो इसका मास कैसे निकालेंगे हम इसके एरिया किससे से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे? और इसका एरिया कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, हाँ एक चीज और, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी को मास बाय एरिया लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो फिर ये डेंसिटी को हम लिख देंगे टोटल, मैं लिख देता हूँ टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब डिस्क का एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। अब मास अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे सॉलिड स्फीयर है, अब सॉलिड स्फीयर है, इसके पास वॉल्यूम होता है, तो मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ाएगा। ये क्या है? यूनिट वॉल्यूम का मास। अब ये यूनिट वॉल्यूम का मास है, तो इसका मास कैसे आएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट मतलब डीवी से मल्टीप्लाई करेंगे इसका जितना वॉल्यूम है। और डेंसिटी को लिख देंगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये भी अच्छे से याद रखना है, ये सब बहुत काम आता है फिजिक्स में। हर जगह इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब चीजें हमारा काम आएगा। जनरल नहीं जनरल करके बोला है। तो एक चीज ध्यान रखना, सिग्मा को एम बाय ए हमेशा लिख सकते हैं कि कब लिख सकते हैं हम? ऐसे कब कर पाएंगे? डेंसिटी कांस्टेंट हो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट तब कर सकते हैं, नहीं तो ये जनरलाइज करके मैं हर जगह का बता रहा हूँ, हमेशा वैलिड। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंटर ऑफ मास और कंटिन्यूअस मास सिस्टम। उसका सेंटर ऑफ मास कैसे आता है? उसमें एलिमेंट लेते हैं, फिर एलिमेंट का डीएम लिखते हैं, आरडीएम करके करता है। खूबसूरत लोगों ने रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। ऑलरेडी बहुत टाइम जा रहा है, तुम लोग रिपीटर के स्टूडेंट हो, तुम लोगों को मैं चीज 10-10 बार नहीं बता सकता हूँ। 2 साल का कोर्स तुम लोगों का 4-6 महीना में खत्म करना होता है। तो अच्छे से अब मैं जो डेरिवेशन करूंगा उसको अच्छे से समझना, रटना मत, समझना। अब हम लोग निकालते हैं पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। सबको बहुतों को पता होगा ये, बट कंसेप्चुअली समझो। अगर मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास है में लेंथ है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था, सेंटर ऑफ मास निकालना तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी को बताएगा? ओरिजिन मान लेते हैं। Choice of origin. हाँ वेरी गुड। हाँ ओरिजिन मान लेंगे, एक्स एक्सिस मानेंगे, वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना देते। अब ये वेरी गुड है। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
ये कंटिन्यूस मास सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लेंगे छोटा सा। वो तो रटने वाला चीज हो गया, वो तुम पूरा रट के बता रहे हो। नेक्स्ट स्टेप है एक जनरल एलिमेंट मानेंगे, बस इतना ही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक जनरल एलिमेंट मानेंगे। हाँ सर। जनरल का मतलब क्या है कि वो जनरल जगह पे होगा। अब अगर मैं एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मान लो, तो ये जो मिड पॉइंट है ये जनरल डिस्टेंस है कि फिक्स डिस्टेंस है? नहीं, फिर वो फिक्स हो गया फिर। और ये राइट हैंड ये सब जनरल है क्या? नहीं, ओरिजिन से 3l/5 डिस्टेंस ये जनरल है? जनरल 3l/5 जनरल है, डिफाइंड है? नहीं नहीं नहीं, तो ये अगर ये जनरल है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको जनरल मानना पड़ेगा। जनरल क्या मान सकते हैं हम? वही x मान ले। 0 से लेके l के बीच में कुछ भी हो सकते हैं जनरल, 0 से लेकर l के उसको बीच x में मानना पड़ेगा। कोई x मान नहीं मतलब वेरी कर सकता है कुछ भी। कुछ वेरिएबल के टर्म में मानना पड़ेगा। मैं कहूँ कि इसको x मान सकता हूँ, कहूँ कि इसको y मान सकता हूँ, कहूँ कि इसको स्मॉल मान सकता हूँ, कुछ भी मानो, बस दोनों के टर्म में मानो। तो ऑब्वियसली x एक्सिस को हम लोग x मानेंगे, ये जनरल एलिमेंट हमेशा। अब ये एलिमेंट, ये डिस्टेंस अगर x है तो इसका थिकनेस क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब ये x के अलोंग है तो इस थिकनेस को किससे लिखेंगे, dm से। ठीक है, अब हम लोग dm कैसे निकालेंगे, dx से लिखेंगे, सॉरी, फिर हम लोग dm ही निकालेंगे। dm क्या होगा, इस एलिमेंट का मास। इस एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे, ये रॉड है, इसके मास लेंथ में दिख रहा है। अब लेंथ ये मैंने एरिया वॉल्यूम पर लिखा है, लेंथ का लिखा है नहीं। लेंथ का लिखा है तो क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, मतलब लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो हम लोग इसका मास ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ये पूरा चीज क्या है, लैम्डा हो गया। नहीं लैम्डा नहीं, लिखा था लीनियर एक्चुअल मास मत समझो डेंसिटी। इसको लीनियर मास डेंसिटी। नहीं, अच्छा हाँ, मास Mass मतलब of यूनिट unit लेंथ का मास है, यूनिट लेंथ का मास। सबसे बेस्ट ये है कि यूनिट लेंथ का मास है, मास पर यूनिट लेंथ भी नहीं। ये हमारा क्या आया, यूनिट लेंथ का मास, बस ऐसे याद रखा करो। अब यूनिट लेंथ का मास आया तो ये 1 यूनिट लेंथ का मास आया, तो इस लेंथ का मास कैसे आया, इसमें कर देंगे, ये इस एलिमेंट का मास आ गया। सर बोलो। सर थोड़ा आवाज बहुत लो आ रहा है, उसको हाँ? माइक बंद करने बोले ना। माइक बंद कर लो ना। हाँ सर अभी ठीक। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आरसीएम, एक्ससीएम, वाईसीएम? एक्सियम एक्सियम एक्स डायरेक्शन में लिया इसके लिए। हाँ, एडिशन इंटीग्रेशन, कौन सा वाला फॉर्मूला, एडिशन वाला कि इंटीग्रेशन वाला? इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाला। इसमें डीएम तो हमें पता है, एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स का मतलब मैं पहले बताया था, देखो पीछे देखो सब मिलेगा, रिवाइज किया करो। पोजीशन वेक्टर ऑफ लो एम ऑफ द एलिमेंट। हाँ तो ये एक्स क्या है, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब ये एलिमेंट का dx है तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्जेक्टली बीच में होगा, तो उसका पोजीशन हमारा क्या आएगा, x प्लस dx/2। अब ये x कुछ फाइनाइट नंबर है और dx इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है, 0.000001 टाइप कुछ।
तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली एक्स लिख सकते हैं। एक्स लिख सकते हैं। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली x लिख दूंगा तो उसमें मेरा जो एरर आएगा बहुत ज्यादा आएगा कि नेग्लिजिबल आएगा? नेग्लिजिबल आएगा। नेग्लिजिबल। तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो x है उसके वो कितना है, x ही मान लूंगा अप्रोक्स। वैसे तो x प्लस डी एक्स बाई टू है, बट इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना मान लेंगे, x ही मान लेंगे। इसको यहाँ पे डाल देंगे हम दोनों को। x x है, dm है m बाय एल dx, और यहाँ पे भी dm m बाय एल dx है। m और l कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट्स आएगा। लिमिट्स भी देखो, तुम लोग अच्छे से सीखो, तुम लोग उल्टा सीधा करते हो। लिमिट्स कभी भी लगाना है ना तो पहले देखो किसका लिमिट आएगा। यहाँ पे किसका लिमिट आएगा बताओ? लोअर लिमिट आएगा ना सर, मतलब हाँ x इज इक्वल टू 0 से लेके l। मतलब जहाँ से क्वेश्चन ये नहीं, स्टार्ट किया और क्वेश्चन ये है कि किसका लिमिट आ रहा है, कौन से वेरिएबल का लिमिट आ रहा है। x का लिमिट आ रहा है, x वेरिएबल। अच्छा वैसे यहाँ एक्स वेरिएबल का रहा है। कैसे पता चला लिमिट? ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डी ऑफ जो टर्म होता है ना उसका एक्स है। डी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे लिमिट एक्स का आएगा। अब जो एक्स है वो क्या है, इस एलिमेंट का पोजीशन है, ठीक है। ये तो मेरा एक जनरल एलिमेंट था। एलिमेंट सिर्फ यही है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा लिमिट किसका आएगा, तो डी ऑफ एक्स है तो मुझे समझ में आया कि एक्स का लिमिट आएगा। लिमिट हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है। एक्स जो क्या है, मेरा इस एलिमेंट का पोजीशन है, पर ये तो एक जनरल एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। तो सबसे इनिशियल एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। ऐसे पूरा देखना पड़ता है, सबसे इनिशियल एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। इसका एक्स कितना है? 0 है। 0 है। ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका एक्स कितना है? l। तो ये भी बहुत टफ है, तुम लोग उल्टा सीधा करते हो। हमेशा लिमिट लगाना है तो देखो डी के साथ कौन है, उसका लिमिट आ रहा है, वो भी इनिशियल से फाइन है। एक्स इस एलिमेंट का पोजीशन। एलिमेंट सिर्फ ये नहीं है, एलिमेंट बहुत सारे हैं। तो देखो पहला एलिमेंट कहाँ है, उसका एक्स कितना है। फिर देखो लास्ट एलिमेंट कहाँ है, उसका एक्स कितना है। फिर लिमिट लगाओ 0 से l। डायरेक्ट बिना सोचे समझे 0 से l लगाओगे, आगे चल के गलती होगा, मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे लिमिट आएगा 0 से l, 0 से l। इसके बाद इंटीग्रेशन तो तुम लोग से हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा l/2। इसको समझ के अच्छा, हर मतलब क्वेश्चन करना है, ये बहुत। हाँ बोलो। मतलब लास्ट तक लेंगे, फाइनल एलिमेंट एल पे, इसके लिए एल लिया ना। हाँ, ये एलिमेंट सिर्फ एक नहीं होता है, हम तो एक जनरल एलिमेंट दिखाते हैं, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। तो पहला एलिमेंट का लिमिट लगाना है और लास्ट एलिमेंट का लिमिट लगाना है। और ये बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है कि नहीं? हाँ सर, वो होता हाँ है, सर। एडिशन होता है। हमें सिर्फ इसको ऐड करना है कि सबको ऐड करना है? सबको ऐड करना है। हमें सबको ऐड करना। और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट का ऐड करना है ना। तो पहला एलिमेंट ये है, फिर ऐड बीच का सब ऐड हो रहा है, लास्ट एलिमेंट ये। इंटीग्रेशन का मतलब भी एडिशन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एडिशन करना है। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, समझा। ठीक है, इसको घर पे अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना, और हर बार ऐसे करोगे तो समझ के करना, क्योंकि तुम लोगों को खुद को बताओगे कि तुम लोगों से सारे इंटीग्रेशन ऐसे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना हर बार नहीं होता, क्योंकि तुम लोग कंसेप्चुअली नहीं करते हो।
तो कल कल लेक्चर है, कल का कुछ होमवर्क नहीं देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास का मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हाँ तो कर लिया कुछ नहीं हुआ अभी सर अभी तो कुछ नहीं कुछ किया नहीं हुआ सर। सर्कुलर मोशन का ही दे। सर वर्क पावर एनर्जी सर्कल चल रहा है, इसी से लेके कुछ नहीं। तो कल के लिए मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सरसाइज बनकर 1 सेकंड दे दूँ, क्या रहने दो? नहीं सर, पहले वर्क पावर एनर्जी चलेगा सर, दे दो। चलेगा तो हाँ सर दे दीजिए करना चलेगा। जरूर, मतलब फिर ये नहीं कि करके नहीं लाया। हाँ, मैं वही। इतना मेहनत करके अभी ढूंढ के तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, फिर तुम लोग करके नहीं लाते हो, ऐसे मत करना। नहीं सर करेंगे। तो वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2 कर लेंगे। नहीं वो अभी नहीं दूंगा क्योंकि तो मुझे पता है बहुत जन नहीं कर पाएंगे। 50 सर्कुलर का भी की एक्सरसाइज इसका कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3 का कुछ। आगे बनाऊंगा, कल तक तुम लोगों का हो नहीं पाएगा मुझे पता है। एक हफ्ते के बाद का होमवर्क देता हूँ वो तुम नहीं कर पाते हो, तो मैं थ्योरम कैसे कर से पाऊँ? सीरम से लेंगे सर। सिर्फ सेक्शन ए होमवर्क है, ये यही बहुत टफ है, इसमें करने में तुम लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है ठीक है सर। चलो ओके बाय। हाँ सर, एक चीज पूछना था। बाय सर। हेलो वो सर वो जो हमने x प्लस डी एक्स बाई टू, जिसमें जो डी एक्स बाई टू जो हमने वो निगलेक्ट किया ना, तो वो हम सब उसमें कर सकते हैं सब, मतलब जैसे 2 पाई x प्लस डी एक्स बाई टू जो होता है डिस्क के केस में या बाकी केस में, तो सब में डी एक्स बाई टू हम निगलेक्ट कर लेते हैं। देखो देखो, यहाँ पे अगर मैं x प्लस डी एक्स बाई टू लिखूंगा ना, तो एक इंटीग्रेशन तो x डी एक्स बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बाई टू बनेगा। ठीक है, ये जो टर्म है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइटली स्मॉल है? फाइनाइट है, मतलब इंटीग्रेशन इसको तो डाउट, फाइनाइट ही होगा। इंटीग्रेशन का बात ही नहीं कर रहा, मैं सर्कल करके दिया हूं तुम्हें। ये जो टर्म है सर्कल किया वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइटली स्मॉल है? वो स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, मतलब हाँ। हाँ, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइटली स्मॉल टर्म को ऐड कर देंगे और वो भी इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइटली स्मॉल आएगा कि फाइनाइट आ जाएगा? वो फाइनाइट आ जाएगा। कुछ आ जाएगा 3 4 5 ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ मैं 4 लिख देता हूँ। ये जो टर्म है ना उसको फील करो, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है कि इनफाइनाइटली स्मॉल से भी इनफाइनाइटली स्मॉल है? बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल से भी इनफाइनाइटली स्मॉल। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइटली स्मॉल आएगा? इनफाइनाइटली स्मॉल ही है। तो हमारा आंसर आएगा 4 प्लस 0.00001। इसको मैं 4 लिख दूंगा तो मेरा आंसर में कितना एरर है? नहीं सर, कोई कितना बहुत परसेंट एरर कम, है? बहुत कम। हाँ, मतलब मेरा बस 0% था, है सब और मेरा बस इतना ही था कि कभी कभार ऐसे मतलब वो ऐसे कोई भी एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होगा ना जिसमें हम लोग को डी एक्स बाई टू जो होगा वो निगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा ना ऐसा। वो देखो अलग अलग जगह अलग अलग चीज होता है, यहाँ पे मैंने क्यों किया समझ में आया। हाँ यहाँ समझ आ गया सर। तो अब नेक्स्ट टाइम भी तुम समझ के करना तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है। मैं सर, तो हमेशा समझ के करूंगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे वैसे कोई फिक्स रूल नहीं बना सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चीज हमेशा कर दो हमेशा हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट हमेशा वैलिड होता है, बाकी ऐसे नहीं है कि हाँ तुम लोगों को एक गंदा आदत है कि हर चीज सर ये हमेशा कर सकते हैं क्या, वो हमेशा कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज हमेशा नहीं होता है, बेसिक कंसेप्ट हमेशा होता है। हाँ मतलब फिर अगर ऐसा कुछ दिया हो क्वेश्चन में तो रिलेटिव में कर लेंगे, जैसे ये फाइनाइट आ रहा है और वो इनफाइनाइटली स्मॉल आ रहा है उसको इंटीग्रेशन, तो उसको निगलेक्ट कर लेंगे, वरना फिर मतलब नहीं हो रहा होगा तो उसको कंसिडर करेंगे। हाँ ठीक है सर, समझ गया। जैसे जैसे अगर तुमको तुम्हारा नहीं सुनो, जैसे तुम्हारा अगर इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी पढ़ा हुआ है तो वो रॉड पे फोर्स लगाने से वो एक्सपांड होता है, ठीक है। अब ये लेंथ फाइनाइट है कि इनफाइनाइटली स्मॉल है? इनफाइनाइटली स्मॉल है ना। ये एक्सपांड हुआ कि नहीं? हाँ होगा।
पहले तो बता ये रॉड एक्सपांड होगा कि नहीं। हाँ वो भी होगा ना। पता है रॉड में फोर्स लगने से वो कितना एक्सपांड होता है, बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम होता है। तो वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली स्मॉल है, बाकी लोग जा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है, इसका जो एलोंगेशन होगा वो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा कि उससे भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा? उससे भी कम होगा, बहुत कम होगा। और उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे क्या? हमें इस रॉड का एलोंगेशन निकालना है, तो हम इसका एलोंगेशन निकालेंगे और ऐसे बाकी सब का निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका जो इनफाइनाइटली स्मॉल एलोंगेशन उसको नेग्लेक्ट करेंगे? हाँ उसका कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, जीरो मान लूंगा, तो इस सब सारे एलिमेंट का एलोंगेशन जीरो आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर इस रॉड का एलोंगेशन कितना? वो तो ऑलरेडी बहुत कम है। हाँ समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो। वो सब समझ के करना पड़ता है हर जगह। हाँ ठीक है सर, समझ गया। चलो ठीक है, बाय। बाय सर, बाय, थैंक यू सर। बाय सर।